अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सो आज हम करने वाले रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो मॉड्यूल सी है बैंक कंप्लायंस का, उसका नेक्स्ट यूनिट दैट इज नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिकली केवाईसी एंड एएमएल। सो केवाईसी एंड एएमएल टॉपिक शुरू से करने से पहले सबसे हम देखते हैं कि केवाईसी क्या होती है और एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। केवाईसी जो नाम से क्लियर है, अपने कस्टमर को जानना, उसके लिए क्या नॉर्म्स है, क्या गाइडलाइंस है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली क्या होती है, इंडिया के अंदर एक एक्ट लगता है जिसको बोलते हैं पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग की जो डेफिनेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होती है, कोई ऐसी इनकम जो कि इलीगल सोर्सेज के द्वारा कमाई गई है, लेकिन हम उसको फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंड्यूस कर रहे हैं ताकि उस इलीगल मनी को क्या दिखाया जा सके, लीगल दिखाया जा सके, उसको लीगल में कन्वर्ट किया जा सके, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसको रोकने के लिए जो नॉर्म्स दिए जाते हैं उसको बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स। तो केवाईसी और एएमएल हम इकट्ठे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो बेसिकली वो क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो रही है, मनी इंड्यूस हो रही है। इंड्यूस किसके थ्रू होगी, किसी पर्सन के अकाउंट से होगी। तो जिस पर्सन के अकाउंट से इंड्यूस हो रही है, अगर हमें उसके बारे में सब कुछ पता है तो हम क्या कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। इसलिए केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जब भी नॉर्म्स देखे जाते हैं और नॉर्मली वो इकट्ठे ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, इस यूनिट के अंदर जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक तो केवाईसी क्या होती है कि नो योर कस्टमर क्या है वो, उसके बाद इंटरनेशनल सिनेरियो, इंडियन सिनेरियो किस चीज के, मनी लॉन्ड्रिंग के, इंटरनेशनली किस तरीके से वर्क करा, इंडियन में किस तरीके से वर्क करा। ठीक है, कस्टमर्स के लिए केवाईसी प्रोसेस किस तरीके से होता है, कस्टमर एक्सेप्टेंस क्या और कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी बैंक की क्या होनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस और केवाईसी नॉर्म्स के जो दिए गए हैं उनको किस तरीके से हमने फॉलो करना है। ठीक है, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से होगी विद रिगार्ड्स टू दीज नॉर्म्स। कुछ जो कस्टमर ट्रांजैक्शन करेंगे उनको मॉनिटर कैसे करना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करा जा सके, रोका जा सके। न्यू अकाउंट जो फॉर्म हो रहे हैं उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, एफआईयू के पास हमने कौन सी रिपोर्ट्स क्या करनी है, फर्निश कौन सी रिपोर्ट्स करनी है, हम वो भी देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे पास ट्रांजेक्शन होगी उनका रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करना है, एंड एएमएल के लिए जो अलर्ट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या था, केवाईसी और एएमएल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि प्रॉपर नॉर्म्स और गाइडलाइंस इशू की जा सके विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कम से कम किया जा सके। ये एक लाइन दी गई है क्लियरली, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि किसी चीज का हल निकालने से पहले ये है कि वो चीज उस सिचुएशन तक आई नहीं कि उसका हल निकालना पड़े, उसको उससे पहले हम क्या कर ले, प्रिवेंट कर ले। ठीक है, सो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। केवाईसी नो योर कस्टमर, इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है कि आपने जो भी अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए या बैंक हो गए, उन्होंने क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटीज करनी है। ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटीज क्यों करनी है, ताकि वो जो अपने क्लाइंट्स हैं, ये जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी आप वर्क देना चाहो, उनके रिगार्डिंग क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके और उसके बेसिस पे क्या कर सके, अपने बिजनेसेस परफॉर्म कर सके। ठीक है, केवाईसी बेसिकली रेगुलेशंस ही होती हैं कि आपने जो किस तरीके से ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी करनी है उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस दी गई है, रेगुलेशन दी गई है, दैट कम्स अंडर केवाईसी रेगुलेशन। ठीक है, जो केवाईसी है वो सभी पे लगती है, सभी कंपनीज पे लगती है, एजेंट्स के ऊपर भी लगती है, कंसल्टेंट्स के ऊपर लगती है, डिस्ट्रीब्यूशंस पे लगती है, कि किसी भी तरीके से जो भी पर्सन बैंक का कस्टमर है उसको केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। ओके, केवाईसी नॉर्म्स की डिमांड वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी, रीजन बीइंग हमने लास्ट चैप्टर में या हम देख रहे हैं कि रिस्क क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट डे बाय डे चेंज हो रहा है, वोलेटिलिटी चेंज हो रही है, कंपटीशन चेंज हो रहा है। उसके इन सब चीजों से चीजें क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, तो चीजों को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। तो उन चीजों को कम करने के लिए, करप्शंस को कम करने के लिए क्या लाए गए, केवाईसी नॉर्म्स की हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले जो केवाईसी नॉर्म्स आए उनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, नेशनली, इंटरनेशनली एंड इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को क्या करा जाए, रोका जा सके। इसीलिए ये इंटरनेशनली लेवल पे भी लाए गए एंड फिर नेशनल लेवल के ऊपर भी लाए गए, कि चाहे वो बंदा इंटेंशनली पैसे क्या कर रहा है, लॉन्डर कर रहा है, चाहे अनइंटेंशनली कर रहा है, उस चीज को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ताकि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज है उसको कम से कम किया जा सके। ओके, उसके अलावा रिस्क बढ़ गए तो उसको रिस्क मैनेजमेंट हमें क्या करनी पड़ी, बढ़ानी पड़ी। तो जो केवाईसी नॉर्म्स है वो रिस्क मैनेजमेंट भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, जब हम केवाईसी नॉर्म्स बना रहे हैं
हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि केवाईसी प्रोसीजर्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, इतने हार्डशिप प्रोवाइड ना करते हो कि जो एक्चुअल कंज्यूमर है, जो बेनिफिट ले सकता है, जिनको एक्चुअली सर्विसेज यूज करनी है, वो अपनी सर्विसेज ही ना यूज कर पाए। तो केवाईसी नॉर्म्स क्या होने चाहिए, स्ट्रिक्ट हो, बट इतने भी स्ट्रिक्ट ना हो कि जो पर्सन अपनी सर्विसेज लेना चाहते हैं वो सर्विसेज ही ना ले पाए। ओके, तो केवाईसी में क्या आया, आपको ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटीज करनी है। उन एक्टिविटीज को करने के लिए गाइडलाइंस इशू की गई, जिनको केवाईसी नॉर्म्स का नाम दिया गया। केवाईसी नॉर्म्स हर किसी पे भी एप्लीकेबल है, हर जो किसी भी टाइप का कस्टमर हो, चाहे वो एजेंट हो, कंसल्टेंट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई भी हो, उसके ऊपर क्या लगना है, केवाईसी नॉर्म्स लगने हैं। केवाईसी नॉर्म्स की डिमांड क्यों पड़ी, ड्यू टू क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस चीज को रोकने के लिए केवाईसी नॉर्म्स की डिमांड आई। केवाईसी नॉर्म्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो कोई बंदा जो मनी लॉन्ड्रिंग ना कर पाए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज को कम से कम किया जा सके, एंड केवाईसी नॉर्म्स रिस्क मैनेजमेंट में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, जो गाइडलाइंस इशू हुई केवाईसी और ईएमएल के ऊपर, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से, एक तो इंटरनेशनल सिनेरियो एंड सेकंड वन इज नेशनल सिनेरियो, कि इंडिया के अंदर वो चीज किस तरीके से वर्क करी। इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या हुआ, G10 करके एक एसोसिएशन है जिसके अंदर 10 कंट्रीज है, 10 कंट्रीज की एक एसोसिएशन है जिसको G10 कहा जाता था। G10 की एक मीटिंग हुई बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर। उन्होंने दिसंबर 1988 के अंदर एक कमेटी बनाई। कमेटी किस पे बनाई, बैंकिंग रेगुलेशंस पे, ताकि क्या किया जा सके, गाइडलाइंस को इशू किया जा सके। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या था कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से आने वाले थ्रेट्स हैं उनको क्या करना, एड्रेस करना, एंड कुछ प्रिंसिपल्स या नॉर्म्स बनाना ताकि इन एक्टिविटीज को कम किया जा सके, बैंकिंग सिस्टम की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम किया जा सके। जो ये कमेटी बनी, उन्होंने किन किन चीजों पे फोकस करा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। एक तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। सेकंड, कंप्लायंस विद लॉस, ये इंश्योर करना कि जो लॉस बने उनका कंप्लायंस हो। ठीक है, कोऑपरेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हर कंट्री में क्या होती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है। लाइक इंडिया के अंदर ईडी है, तो अगर फॉर एग्जांपल ईडी अगर वो किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो क्या करे, कोऑपरेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं मिलेगी तो क्या है, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद अडेयरेंस टू स्टेटमेंट, कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसके ऊपर क्या करे, वो अडेयर करे, उसको उसका पालन करे। सो इन 4 एरियाज पे क्या किया गया, फोकस किया गया। G10 के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्शन फोर्स बनाई जिसका नाम रखा गया FATF। FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो FATF वो स्टैब्लिश की गई थी जब G7 की 10 कंट्रीज में से जब कुछ 7 कंट्रीज की मीटिंग हुई पेरिस के अंदर 1989 के अंदर। 1988 के अंदर क्या किया, कमेटी बनाई गई ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, एंड 1989 के अंदर FATF का गठन किया गया, FATF को बनाया गया। FATF का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी पॉलिसीज हैं, मनी ऐसी पॉलिसीज को बनाना और उनको इंप्लीमेंट करवाना जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, बोथ एट नेशनल लेवल एंड बोथ एट इंटरनेशनल लेवल। FATF ने बेसिकली क्या किया, 49 रिकमेंडेशंस दी। 49 रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट फॉर एक्शंस, या जिसको बोल सकते हैं एक प्लान बनाया, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग को उससे क्या करा जा सके, कम से कम किया जा सके। एट द बिगिनिंग जो इंडिया था वो एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन हुआ, कि बेसिकली इंडिया पार्ट बना, बट वो एज अ मेंबर पार्ट नहीं बना, उसको जस्ट रखा गया ताकि उनकी जो एक्टिविटीज है उनको क्या किया जा सके, अब ऑब्जर्व किया जा सके। एंड फाइनली जून 25 2010, जून 25 2010 के अंदर इंडिया भी FATF का क्या बन गया, मेंबर बन गया। सो इस तरीके से क्या हुआ, जो मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर एस्टैब्लिश हुए। सबसे पहले क्या हुआ, G10 की मीटिंग हुई। G10 के अंदर दिसंबर 1988 के अंदर एक कमेटी फॉर्म की गई। कमेटी का पर्पस क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग से आने वाले जो भी थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करना, एंड ये इंश्योर कराना कि बैंकिंग सिस्टम की जो एक्सप्लोटेशन हो रही है बाय द क्रिमिनल्स वो कम से कम हो सके। उन्होंने 4 चीजों पे फोकस किया। 4 चीजें कौन कौन सी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कंप्लायंस विद लॉस, कोऑपरेशन विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड अडेयरेंस टू द स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर ही इंटरनेशनल सिनेरियो में ही G7 की एक मीटिंग हुई पेरिस के अंदर 1989 के अंदर। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई जिसका नाम रखा गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज अ इंटर गवर्नमेंट बॉडी की, काफी गवर्नमेंट्स इकट्ठी होकर वर्क कर रही थी, जिनका काम क्या था कि पॉलिसीज को डेवलप करना, प्रमोट करना एंड इंप्लीमेंट करना, बोथ एट नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। FATF ने क्या किया, 49 रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन है, जिसको हम प्लान बोल सकते हैं, वो प्लान बनाया गया। एंड प्लान बनाया क्यों गया, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोका जा सके। स्टार्टिंग पे इंडिया एज ऑब्जर्वर ज्वाइन हुआ था, लेकिन 25 जून 2010 के अंदर इंडिया भी FATF का क्या बन गया, मेंबर बन गया। ठीक है, इंडियन सिनेरियो के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक्ट लाया गया, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि जो भी मीटिंग्स हुई थी पहले, उनके अंदर जो भी मेंबर स्टेट्स थी उनके ऊपर पहले तो ये मैंडेटरी करा गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लेजिस्लेशन आना है, जिसके अंदर हम PMLA एक्ट को हमने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, इसके अंदर की प्रोविजंस क्या थी, की प्रोविजंस मतलब किन किन चीजों पे मेन एड्रेस दिया गया
एक तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस क्या होंगे, उनकी डेफिनेशन एंड उनकी पनिशमेंट क्या होगी, उनके साथ अटैचमेंट क्या होगी कि कन्फिस्केशन जिसको बोल सकते हैं वो क्या होगा, एडजुडिकेशन किस तरीके से करी जाएगी, एंड उन केस में बैंकिंग कंपनीज की क्या ऑब्लिगेशन होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या ऑब्लिगेशन होगी, इन सब चीजों को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। उसके बाद जो पीएमएल एक्ट बनाया गया वो किस बेसिस पे बनाया गया, एफएटीएफ ने हमने देखा कि कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, 59 रिकमेंडेशन दी थी, 49 रिकमेंडेशंस को उठाया गया एंड इंडियन सिनेरियो के अंदर उसके अंदर क्या गई, अमेंडमेंट्स की गई। अमेंडमेंट्स करने के बाद हमारा क्या बना, पीएमएल एक्ट को बनाया गया। पीएमएल एक्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ और लेजिस्लेशंस भी बनाए गए, लाइक फैमा, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, इनकम टैक्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा, ये सारे लॉज भी बनाए गए ताकि क्या हो पीएमएल एक्ट को सपोर्ट किया जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को कम से कम किया जा सके। इन लॉज के साथ साथ कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेशंस भी लाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेशन मतलब ऐसी रेगुलेशन जो इन सबको सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005, इसके अंदर भी कुछ प्रोविजंस थे, नॉर्म्स थे जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएट्स को फॉलो करने थे। उसके अलावा टाइम टू टाइम पे एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लाए गए विद रिगार्ड्स टू केवाईसी एंड एएमएल, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कम से कम किया जा सके। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक तो सबसे पहले देखा केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस क्या है, उनकी जरूरत क्यों पड़ी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल सिनेरियो में किस तरीके से वर्क करी, एफएटीएफ क्या था, उसके बाद उसको उठा के हमने इंडियन सिनेरियो के अंदर किस तरीके से एस्टैब्लिश करा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कस्टमर फॉर केवाईसी पर्पस। बेसिकली कस्टमर कौन होता है जब उनकी केवाईसी कर रहे हैं। सो फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी, कस्टमर की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन जो रेगुलेटेड एंटिटी मतलब यहाँ पे बैंक है, बैंक हो सकता है, इंटरमीडिएटरीज हो सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हम उसको शॉर्ट में क्या बोलने हैं, आरई बोलने वाले हैं। कोई भी पर्सन अगर आरई के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है तो वो क्या बन जाता है, कस्टमर। एक तो वो पर्सन, सेकंड एंड सपोज वो पर्सन खुद नहीं ट्रांजेक्शन कर रहा, उसके बिहाफ पे कोई और ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हुआ, सेकंड वाला पर्सन हुआ। तो जिसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करी जा रही है वो पर्सन भी क्या बन जाता है, कस्टमर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ठीक है, अगर पर्सन जो ए है वो अपने लेवल पे अपनी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो ये तो हमारा सीधा सीधा क्या बनने वाला है, कस्टमर बनने वाला है। ओके, एंड पर्सन बी है वो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन ना करके वो ए को कह रहा है कि मेरे बिहाफ पे तू क्या कर, ट्रांजेक्शन कर ले। तो ट्रांजेक्शन तो कर रहा है ए, उसके बेसिस पे ए तो हमारा क्या बन जाता है, कस्टमर बन जाता है। बट वो ट्रांजेक्शन किसके बिहाफ पे कर रहा है, बी के बिहाफ पे कर रहा है। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, जो बी है वो भी हमारा क्या बन जाएगा, कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि उसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करी जा रही है, चाहे वो खुद डायरेक्ट ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो कस्टमर की डेफिनेशन के अंदर हम इन चार चीजों को भी इंक्लूड करेंगे। तो जो ये चार चीजें हैं, ये इंक्लूसिव लिस्ट है, एक्सक्लूसिव नहीं है कि इसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड करी जा सकती हैं, सिर्फ ये चीजें यहां तक लिमिटेड नहीं है। बस एक काइंड ऑफ एग्जांपल दी है कि कस्टमर के अंदर कौन कौन आता है। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी पर्सन या एंटिटी जो बैंक के साथ क्या करती है, अपना अकाउंट मेंटेन करती है, दैट इज एज अ कस्टमर। सेकंड, वो खुद ना मेंटेन करके उसके बिहाफ पे कोई और बंदा अकाउंट मेंटेन करता है, तो जो जिसके बिहाफ पे अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। तो अगर एक पर्सन जो डायरेक्ट ओनर ऑफ द अकाउंट है वो हमारा कस्टमर है, बेनिफिशियल ओनर है वो हमारा अकाउंट है और हमारा कस्टमर है। ठीक है, ठीक है, और सपोज उसका अकाउंट नहीं है बट उसके बिहाफ पे कुछ ट्रांजेक्शंस करी जाती है। ट्रांजेक्शंस कौन कर सकता है, लाइक मैं अपने स्टॉक ब्रोकर को बोल देता हूँ कि इतने मेरे बिहाफ पे तो मेरे बैंक से ये ट्रांजेक्शंस करके ये शेयर्स परचेज कर लियो। तो ट्रांजेक्शंस कौन कर रहा है, स्टॉक ब्रोकर, बट कर किसके बिहाफ पे रहा है, मेरे बिहाफ पे रहा है। तो जो ट्रांजेक्शंस किसी और के बिहाफ पे हो रही है, जो उनका बेनिफिशियल ओनर हुआ, एग्जांपल में जैसे कि मैं हुआ, तो मैं भी क्या बन गया, बैंक का कस्टमर बन गया, क्योंकि मेरे बिहाफ पे जो ट्रांजेक्शंस परफॉर्म की जा रही है वो मेरे बिहाफ पे की जा रही है, चाहे डायरेक्ट मैं उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है, उसके अलावा ना मेरा डायरेक्ट अकाउंट है, ना मेरे बिहाफ पे कोई मेरा अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ना मेरे बिहाफ पे कोई ट्रांजेक्शन करना है, बट मैं कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ जो बैंक को रिस्क पोज कर सकती है। लाइक मैं एक बहुत मेजर ट्रांजेक्शन बैंक के साथ कर रहा हूँ एज अ नॉन कस्टमर, तो उस केस में भी मैं क्या बन जाता हूँ, बैंक का कस्टमर बन जाता हूँ। सो इन चारों चीजों के अलावा भी अदर डेफिनेशंस इंक्लूड हो सकती हैं। इट वाज अ लिस्ट कि ये चीजें तो इंक्लूड होंगी ही होंगी इन द डेफिनेशन ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो जब बैंक अपनी केवाईसी पॉलिसीज बना रहा है, केवाईसी पॉलिसीज बनाते हुए कि अपने कस्टमर को, जो कस्टमर की डेफिनेशन देख ली, उस कस्टमर को किस तरीके से हम जानेंगे, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके अंदर अपनी जो पॉलिसी बनाएंगे उसके अंदर हमने चार चीजों को जरूर ऐड करना। चार चीजें कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कि एक कस्टमर को कब एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ कस्टमर ऑफ द बैंक। सेकंड, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। थर्ड इज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड फोर्थ इज रिस्क मैनेजमेंट।
इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, सबसे पहले तो किसको हम अपना कस्टमर बनाएंगे, किसको एज अ कस्टमर हम एक्सेप्ट करेंगे, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। फिर जो हमने कस्टमर बनाया उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। जब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, तो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा, तो हम उसको ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कैसे करेंगे, एंड वो जब ट्रांजेक्शन कर रहा है तो हमें क्या कर रहा है, रिस्क की तरफ एक्सपोज कर रहा है, तो उस रिस्क को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये चार चीजें आपको क्या करनी है, अपनी केवाईसी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने एक वर्ड पढ़ा था कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मतलब सीडीडी परफॉर्म करना। सीडीडी मतलब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की एक्टिविटी को परफॉर्म करना, उसको ही कहा जाता है कस्टमर को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो अब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मतलब सीडीडी परफॉर्म करना। सीडीडी का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन होगा वो कुछ हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ऑफिशियली वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ओवीडीज। ठीक है, जो भी हमें ओवीडीज प्रोवाइड किए गए उनको ध्यान से आइडेंटिफाई करना, उनको वेरीफाई करना, एंड उन चाहे वो कस्टमर के हो चाहे बेनिफिशियल ओनर के हो, और उनके बेसिस पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस लेना, दैट इज नोन एज सीडीडी। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे मैं बैंक में जाता हूँ, मुझे अपना कस्टमर अकाउंट खुलवाना है, तो मुझे वहां पे अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी देना पड़ेगा, उन चीजों को सपोर्ट करने के लिए कि कौन सी चीज मेरा लाइक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में सपोज आधार दे देता हूँ, तो आधार क्या हो जाएगा, मेरा ओवीडी हो जाएगा, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, जो मैं एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट कर रहा हूँ। तो जब मैंने अपना ओवीडी दिया तो बैंक क्या करेगा, उसको अच्छे तरह से आइडेंटिफाई करेगा और उसको वेरीफाई करेगा। उसको आइडेंटिफाई, उस वैलिड डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफिकेशन करने एंड वेरीफाई करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का नाम दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने को क्या कहा जाता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना। कि अगर बैंक मेरे जो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको क्या कर रहा है, एनालाइज आइडेंटिफाई कर रहा है एंड वेरीफाई कर रहा है, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सीडीडी। सीडीडी परफॉर्म कर रहा है, तो बेसिकली वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस को ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। हमने अभी अपनी ये डिस्कस करा कि केवाईसी पॉलिसी जो बैंक बनाएगा उसके अंदर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की बात होनी चाहिए। तो हम कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बैंक को अपनी क्लियर गाइडलाइंस बनानी, क्लियर पॉलिसी बनानी की कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी या गाइडलाइंस किस तरीके से वर्क करेंगी। ठीक है, जो भी पॉलिसीज बनाएंगी उसके अंदर उन्होंने क्या की एक्सपेक्ट्स इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले तो कोई भी अकाउंट फिक्टिशियस नेम के ऊपर ओपन नहीं होगा, जेन्युइन नेम्स के ऊपर ही सारे अकाउंट्स क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, अपने क्राइटर्स को ना 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। ठीक है, कौन सा कस्टमर किस कैटेगरी के अंदर जाएगा, लो रिस्क में जाएगा, मीडियम में जाएगा, हाई रिस्क में जाएगा, वो ना 5 फैक्टर्स पे डिपेंड है। 5 फैक्टर्स क्या क्या, उनकी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी लोकेशन क्या है एंड क्लाइंट्स की लोकेशन क्या है, मोड ऑफ पेमेंट्स का यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर कितनी है, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस कितनी है। तो एक हम एग्जांपल पकड़ लेते हैं लाइक वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर। ठीक है, कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर ज्यादा है तो बेसिकली क्या होगा, उसके अंदर जो रिस्क है वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर उसको हम क्या करने वाले, रखने वाले। ओके, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करा, कोई भी जो अकाउंट फिक्टिशियस नेम के ऊपर ओपन नहीं होगा, हम कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। उसके लिए जो हम डाटा है वो हमने क्या लेना है, प्रॉपर डाटा उनसे ऑब्टेन करना है, ताकि उनको प्रॉपर कैटेगरीज के अंदर क्या किया जा सके, क्लासीफाई करा जा सके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करा कि कौन सा लो रिस्क है, हाई रिस्क है एंड मीडियम रिस्क है। उन्हीं के बेसिस पे उनसे क्या हम डॉक्यूमेंटेशन और अदर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि हाई रिस्क वाला तो उससे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है, जो लो रिस्क कस्टमर है उससे कम डॉक्यूमेंटेशन क्या करी जाती है, इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। ओके, उसके अलावा सपोज आपका कोई एग्जिस्टेंट अकाउंट था या आप एक नया अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो जब तक उनके अंदर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के जो प्रॉपर मेजर्स है वो परफॉर्म नहीं किए जाएंगे, ना तो कोई नया अकाउंट खोला जाएगा। हाँ, अगर कोई पुराना अकाउंट बना हुआ है उसमें बैंक ड्यू डिलिजेंस मेजर करके आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग अकाउंट को क्लोज भी किया जा सकता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो या तो वो क्या हो सकती है, या तो वो करेक्ट आए ना, सेकंड वो इन्फॉर्मेशन या तो आए ना, या आए बट वो करेक्ट ना आए। तो दोनों सिचुएशन में क्या हो सकता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के मेजर हम लगानी पाएंगे। तो उस केस में अगर तो नया अकाउंट है तो नया अकाउंट तो खुलेगा ही नहीं, और पुराना अकाउंट है तो पुराने अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर मेरा अकाउंट कोई और ऑपरेट कर रहा है, मेरे भी यहाँ पे कोई और पर्सन ट्रांजेक्शन करने वाला है, तो उस चीज को क्या करना है, कंप्लीटली हमने डिस्क्लोज करना है सबसे पहले बैंक को। एंड बैंक की जिम्मेवारी है कि वो ये चीज कंफर्म करे कि ये विद एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के साथ में कंफर्म करती हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उसकी पॉलिसी है
कि स्टॉक जो कस्टमर है उसके भी यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो ट्रांजेक्शन, मेरा स्टॉक ब्रोकर मेरे यहाँ पे ट्रांजेक्शन करे, तो मैं उस चीज को डिस्क्लोज करूंगा कि मेरे यहाँ पे मेरा स्टॉक ब्रोकर ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो बैंक ये चेक करेगा कि क्या वो चीज हमारी इन लाइन विद पॉलिसी है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसको परमिट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन चेक करी उसके बेसिस पे आपने ये चीज भी आइडेंटिफाई करनी है। टाइम टू टाइम बेसिस पे आरबीआई क्या करता है, अपनी सैंक्शन लिस्ट निकालता है। सैंक्शन लिस्ट के अंदर कुछ अकाउंट्स के बारे में मेंशन किया जाता है कि ये अकाउंट्स सपोज इन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, विलफुल डिफॉल्टर्स एक्सेट्रा, तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है जो हमारे पास कस्टमर्स आए हैं जिनके ऊपर हमने डाटा लिया है उनका नाम सैंक्शन लिस्ट के अंदर ना आता है, क्योंकि अगर उनका नाम सैंक्शन लिस्ट के अंदर आता है तो हम क्या है उनको जो एक्सपोजर है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड करनी है, कोई भी अकाउंट फिक्टिशियस नेम के ऊपर ओपन नहीं होगा। हम कस्टमर्स को लो मीडियम हाई रिस्क के अंदर कैटेगराइज करेंगे, उनके लिए हमने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। जब उन्हें क्लासीफाई कर देंगे तो बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन उनसे मांगी जाएगी उसी के बेसिस पे मांगी जाएगी। कोई भी नया अकाउंट खुल रहा है उससे पहले हमने क्या करना है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर मेंटेन लगाने हैं ताकि उसके आइडेंटिटी को मेजर किया जा सके, आइडेंटिटी को वेरीफाई करा जा सके। ओके, एंड इन केस हमारे पास कोई पुराना अकाउंट है उसके अंदर भी हमने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर लगाने हैं। एंड अगर हम अनएबल टू वेरीफाई द आइडेंटिटी हैं तो हम जो नया अकाउंट है वो तो खोलेंगे नहीं, और अगर पुराना अकाउंट है तो उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, एंड इन एनी केस अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि मेरे भी यहाँ पे कोई और पर्सन ट्रांजेक्शन करे तो वो चीजें भी आपको क्लियरली बतानी और ये भी इंश्योर करना है कि वो जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी डील है, वो विद कंफर्मिटी विद एस्टैब्लिश लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग होनी चाहिए। एंड जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है उसके बेसिस आपने ये भी चेक करना है कि जो सैंक्शन लिस्ट निकाली जाती है आरबीआई के द्वारा हमारे कस्टमर का नाम उस लिस्ट के अंदर ना आता हो। ठीक है, उसके बाद जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी दी उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉलिसी है वो इस तरह से फॉर्म ना हो कि वो कुछ कस्टमर्स को जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो लेने ही ना दे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि केवाईसी नॉर्म इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि कुछ कस्टमर जो सर्विस लेना चाहते हैं उन्हें सर्विस ना मिले। सेम कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी भी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि जो एक्चुअली जो पर्सन जो सर्विस लेना चाहते हैं वो सर्विस ले ही ना पाए। लाइक ऐसी सर्विस ऐसे हमने पॉलिसीज नहीं बनानी है कि जो सोशल डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है उसको बैंकिंग सर्विस लेना बहुत मुश्किल हो जाए, तो उस तरीके से आपकी पॉलिसी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अगर आपने जैसे कस्टमर आइडेंटिफाई कर रखे हैं उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन है जो सस्पिशियस आपको लग रहा है कि हो सकता है कोई फ्रॉड के लिए की गई हो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए की गई हो, तो उसको क्या करना है, आपको टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई करके रखना है और उसके लिए आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी क्या करनी है, फाइल करनी है। ओके, जब अपनी आइडेंटिटी जब आपके पास डॉक्यूमेंट आए, आप जब आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे हो तो आपने ये भी देखना है कि जो आपका कस्टमर है उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ओके, आपको अपने कस्टमर को रिस्क के ऊपर कैटेगराइज करना है, कौन सा कस्टमर लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, एंड उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। ओके, ठीक है, एंड इन केस आपका कोई कस्टमर है जो लो रिस्क कस्टमर है, वो क्या हुआ विद टाइम या तो वो मॉडरेट कस्टमर या हाई रिस्क कस्टमर में चेंज होगा। बेसिकली जो उसका रिस्क था वो बढ़ गया। अगर उसका रिस्क बढ़ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, एडिशनल ओवीडीज है, वो उससे क्या करना है, डिमांड करने हैं। एंड इन केस ओवीडीज टाइम पे सबमिट नहीं किए जाते हैं, उनका नॉन कंप्लायंस होता है, तो अकाउंट को फ्रीज भी किया जा सकता है और अगर जरूरत पड़े तो अकाउंट को क्लोज भी किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। अब हम बात करने वाले हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन जो हम ऊपर पढ़ के हैं कि क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस को परफॉर्म करने को ही हम क्या कहते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमें ओवीडीज प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो कस्टमर के हों चाहे बेनिफिशियल ओनर के हों, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। बैंक्स है, बैंक्स को क्या करना है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, चाहे रेगुलरली, चाहे वो कस्टमर आपका रेगुलर हो चाहे ओकेजनल हो, दोनों के लिए आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। करनी क्यों है, सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिटी पता लगा सको, आप ये पता लगा सको कि क्या वो कस्टमर हमारा रेगुलर है या ओकेजनल है। एंड थर्ड वन कि वो जो हमारे साथ बैंकिंग रिलेशनशिप करना चाहता है, जो बैंकिंग सर्विस लेना चाहता है, उनका इंटेंडेड पर्पस क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी जो नॉर्म्स है या जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो इस तरीके से करना है ताकि इन केस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनको हम सेटिस्फाई कर सकें कि जो जितना कस्टमर के साथ रिस्क एसोसिएटेड था, हमने रिस्क एसोसिएटेड के बेसिस पे प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस को क्या करा है, परफॉर्म करा है। ठीक है, हम इसके अंदर रिस्क बेस्ड अप्रोच इसलिए फॉलो करते हैं ताकि डिस्प्रोपोर्शनेट कॉस्ट को कम किया जा सके। डिस्प्रोपोर्शनेट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि आप सपोज एक कस्टमर है जो हमें सिर्फ 10 लाख का बिजनेस दे रहा है, ओके, एंड एक पर्सन है जो हमें 100 करोड़ का बिजनेस लाके देगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 100 करोड़ का जो पर्सन हमें बिजनेस लाके देगा उसके साथ जो रिस्क एसोसिएट होंगे वो रिस्क भी बहुत ज्यादा होंगे एंड 10 लाख वाले के साथ कम होंगे। अगर हम दोनों को सेम वेटेज देके सेम ड्यू डिलिजेंस की
सेम ड्यू डिलिजेंस करने लग जाए तो क्या होगा, 10 लाख के ऊपर हमें बेनिफिट कम हो रहा है और कॉस्ट ज्यादा लग रही है, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, कि बेनिफिट जो एक्चुअल हो वो कम हो और कॉस्ट ज्यादा लग जाए। तो उस चीज को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिस्क बेस्ड अप्रोच की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो जो भी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है उसके लिए जो प्रोसीजर है उनकी वो क्या होनी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए। पॉलिसी अप्रूव कौन करता है, एट द एंड बोर्ड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, बोर्ड की आती है। जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है वो काफी स्टेजेस पे किया जाता है। कौन कौन से स्टेजेस पे किया जाता है, सबसे पहले कमेंसमेंट, कि जब अकाउंट खुला, ओपन हुआ, जब भी रिलेशनशिप कस्टमर का बैंक के साथ शुरू हुआ, उस टाइम के ऊपर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। सेकंड, जब कोई भी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जाता है उस टाइम पे भी क्या होता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास डाटा आया, हमें डाउट है कि जो डाटा है वो ऑथेंटिकेट नहीं है, वो डाटा पूरा नहीं है, उस टाइम पे भी हमें यह प्रोसेस करी जाती है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम एजेंट्स के थ्रू बेचते हैं, कुछ होते हैं जो हम अपने प्रोडक्ट्स खुद बेचते हैं। उसके अलावा ट्रैवल कार्ड्स या प्रीपेड कार्ड्स की जब हम रीलोडिंग करते हैं, अगर उनकी जो वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा है, तो उसके अंदर भी क्या कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा बंदा जो नॉन अकाउंट बेस्ड कस्टमर है, मतलब वो उसका अकाउंट नहीं है बैंक में बट वो बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहता है, जिसको हम वॉकिंग कस्टमर बोलते हैं। अगर वो भी कोई ऐसी सर्विस लेता है जिसका अमाउंट 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो उस टाइम भी आपको क्या करना है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स लगाने हैं। ओके, ठीक है। एंड आपको बेसिकली हमने अभी क्या देखा कि अकाउंट बेस्ड, अगर वो कस्टमर अकाउंट बेस्ड है, वो कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, चाहे हमारा प्रोडक्ट ले रहा है, चाहे कोई एजेंट से ले रहा है, क्रेडिट कार्ड कुछ भी ले रहा है, उस टाइम अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर लगाने हैं। ओके, अगर वो नॉन अकाउंट कस्टमर है, उसका अकाउंट नहीं बट फिर भी सर्विस लेना चाहता है एंड उस सर्विस की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो भी आपको क्या करना है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नॉर्म्स लगाना है। एंड सपोज बैंक को ऐसा लगता है कि जो कस्टमर है, चाहे वो अकाउंट बेस्ड हो या वॉकिन हो, वो 50,000 वाला थ्रेश होल्ड है, उससे नीचे की ट्रांजेक्शन कर रहा है। लाइक सपोज उसको ना 2 लाख रुपए की सर्विस लेनी थी, तो इकट्ठी 2 लाख लेने की बजाय क्या कर रहा है, 44,000 की 5 अलग अलग सर्विसेज ले रहा है, ताकि 50,000 की नॉर्म्स के अंदर ना आए और उसकी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर उस पर लगे ना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में भी बैंक को क्या करना है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स लगाने हैं। ओके, ठीक है। केवाईसी के अंदर ना दो तरीके की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। एक तो होती है मैंडेटरी, एक होती है नॉन मैंडेटरी, जिसको ऑप्शनल बोलते हैं। अगर तो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है तो आपको अकाउंट ओपन करने से पहले मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। जो ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है वो बाद में भी ली जा सकती है, एक बार आप अकाउंट खोल दो एंड बाद में भी आप उससे ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, बट जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद हमने कहा था जो ड्यू डिलिजेंस की जाती है वो ओवीडी के बेसिस पे की जाती है। तो ओवीडीज क्या होते हैं, ऑफिशियल वैल्यू डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, किन किन चीजों को ऑफिशियल वैल्यू डॉक्यूमेंट कहा गया है। ओवीडीज के अंदर जो एग्जांपल्स आती है, फॉर इन केस ऑफ इंडिविजुअल दैट इज पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन हो गया, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एक्सेट्रा, दीज आर इंक्लूडेड इन द ओवीडीज। ठीक है, तो ये होते हैं ओवीडीज। तो ये चीजें क्या करनी है आपको, ओवीडीज ऑब्टेन करना है, उनको बेसिस उनके ऊपर क्या करना है, वेरीफाई करना है और आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बट कई जगह क्या है, जैसे हार्डशिप्स को दूर करने के लिए, अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सिंप्लीफाइड मेथड्स यूज किए जाते हैं। अगर सिंप्लीफाइड मेथड्स यूज किए गए हैं फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, हम उन चीजों को छोड़ के इन चीजों को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ केवाईसी नॉर्म, एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हम इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर सिंप्लीफाइड नॉर्म्स लग रहे हैं। तो वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर आइडेंटिटी कार्ड विद एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ, मतलब सपोज वो बंदा किसी डिपार्टमेंट में लगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्क करता है, तो उसका आइडेंटिटी कार्ड जिसपे उसकी फोटो और उसको प्रॉपरली क्या किया, वो टेस्ट किया, उसको भी हम एज अ केवाईसी नॉर्म, केवाईसी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो वो गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा लेटर साइन करवा सकते हैं जिसपे उसकी फोटो लगी हो, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अंडर सिंप्लीफाइड मेजर्स, प्रूफ ऑफ एड्रेस, सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए किन किन चीजों को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। यूटिलिटी बिल इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, टेलीफोन बिल होगा, पिछले 2 महीनों में से किसी भी साल किसी भी महीने का, हम उसको एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज कर सकते हैं। उसके अलावा म्युनिसिपल टैक्स की रिसिप्ट होगी, बैंक अकाउंट हो सकता है, पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट हो सकता है किसी और बैंक का। ओके, पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो सकते हैं। अगर वो बंदा सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या किसी बैंक का एम्प्लॉई है, किसी भी लिस्टेड कंपनी का एम्प्लॉई है, तो उसको सपोज अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, तो जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है उसको बोलते हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन, वो भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस उसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सपोज वो फॉरेन जुरिडिक्शन का पार्ट है, इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसी के अंदर काम करता है, तो जो उसको वो डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं उसको भी हम एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज कर सकते हैं। जनरली जो ओवीडीज है वो यही है फॉर इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके अलावा सिंप्लीफाइड नॉर्म्स के अंदर 2 हमें दिए गए हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो यूज किए जा सकते हैं, और ये कुछ दिए गए हैं जिसको हम एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने बात करी कि जो ओवीडीज लेने हैं वो पर्सन के लेने हैं। कस्टमर की डेफिनेशन में बोला अ पर्सन और अ बेनिफिशियल ओनर। तो पर्सन कौन कौन हो सकता है, पर्सन हो सकता है इंडिविजुअल, एक एचयूएफ हो सकती है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है,
एसोसिएशन ऑफ पर्संस जिसको एओपी बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको शॉर्ट में बीओआई बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है जो इन ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आता। उसके अलावा जो हमने ऊपर वाली कैटेगरीज पढ़ी उनके उनके अंदर आने वाली कोई भी एजेंसीज को हम क्या बोलते हैं, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जब हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उस टाइम जो रेगुलेटेड एंटिटी है या जिस बैंक ले रहे हैं, बैंक को क्या इंश्योर कराना है कि कोई ऐसे केवाईसी नॉर्म्स के अंदर कोई ऐसे फंक्शंस है जिसके अंदर आपको डिसीजन लेने हैं, तो उस फंक्शन को आप क्या करोगे, आउटसोर्स नहीं करोगे, ओके। सेकंड, इंट्रोडक्शन शैल नॉट बी सोर्ट। इंट्रोडक्शन बेसिकली की रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अकाउंट्स खोलते टाइम। ये किया क्यों गया, ताकि जो अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस है उसको इजी किया जा सके, उसको स्ट्रीमलाइन करा जा सके, ठीक है। उसके बाद जो ओवीडीज, अगर सपोज आपने कोई ओवीडी दे दिया, लाइक फॉर एग्जांपल अपने आधार दे दिया, आधार के अंदर आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी आ जाती है, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आ जाता है, तो उस केस में आपको कोई अनदर एडिशनल ओवीडी देने की जरूरत नहीं है। बट फॉर एग्जांपल अगर आप पैन देते हो, पैन एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज हो सकता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं यूज हो सकता, उस केस के अंदर आपको एडिशनल ओवीडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट अगर आपका ओवीडी कंटेन्स बोथ द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड बोथ द प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो आपको एडिशनल ओवीडी देने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड सपोज इन एनी केस एक पर्सन है, उसका परमानेंट एड्रेस अलग है, उसका करंट एड्रेस अलग है, तो उसको सेपरेट प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो एक प्रूफ देके अपना काम चला सकता है, ठीक है। बट अगर उसका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है उसके अंदर जो वो प्रूफ है वो उस प्रूफ का नहीं है जहाँ कस्टमर एक्चुअली रह रहा है, तो उसको बेसिकली अपनी एक डेक्लेरेशन प्रोवाइड कर देनी है कि मैं इस लोकल एड्रेस पे रह रहा हूँ और जितनी भी मेरी कोरेस्पोंडेंस है वो इसी एड्रेस के ऊपर सेंड करी जाए, ठीक है। जो भी उसने लोकल एड्रेस दिया, लोकल एड्रेस अगर तो उसके पास प्रूफ अवेलेबल है तो प्रूफ ले लो, एंड इन केस उसके पास प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो उसको वेरीफाई करोगे विद पॉजिटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या क्या हो सकती है कि आपने उसको सपोज लेटर भेजा और उसको लेटर मिल गया, दैट इज अ पॉजिटिव कंफर्मेशन कि हमने अपनी तरफ से रिस्पांस दिया, आगे से रिस्पांस पॉजिटिवली आ गया, तो मतलब क्या है कि उसका एड्रेस वैलिडेटेड है, आप उसको एज अ वैलिडेटेड एड्रेस मान सकते, ठीक है। एंड इन केस कोई चेंज होता है, जो हमने प्रूफ ऑफ एड्रेस दिया उसके अंदर कोई चेंज होता है, तो चेंज होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, बैंक को बताना है, और बैंक को भी इंश्योर करना है कि 6 महीने के अंदर अंदर प्रूफ ऑफ एड्रेस हमारे पास क्या हो जाए, अपने पास आ जाए, ठीक है। सो दिस वाज की जो अभी तक हमने 6th पॉइंट जो था हमारा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, उसमें क्या क्या पढ़ा, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर क्या है, ओवीडीज क्या है, रिस्क बेस्ड प्रोसीजर क्या यूज किया जाता है, ठीक है। ओवीडीज के बारे में पढ़ा, ओवीडीज में जो सिंप्लीफाइड मेजर्स यूज किए जाते हैं उसमें लिमिटेड प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड लिमिटेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या क्या यूज करी जा सकती है। प्रूफ हमने किसके लेने हैं, बेसिकली पर्सन्स के लेने हैं, पर्सन्स कौन कौन होते हैं हमने वो पढ़ा। उसके अलावा जब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को किया जा रहा है तो आरई जो रेगुलेटेड एंटिटी है बैंक है उसको क्या क्या चीजें करनी है वो हमने चीजों को देखा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को परफॉर्म करना। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस किस तरीके से परफॉर्म करी जाती है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो हमने पर्सन्स पढ़े, इसके अंदर इंडिविजुअल यानी आप लोग, मैं लोग, जो एक बेसिकली पर्सन है जो एज इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है, इंडिविजुअल है जिसको हम नेचुरल पर्सन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो उसको उससे क्या लेना है, ओवीडी लेना है। ओवीडी जो हमें ऊपर डिस्कस करके आए हैं, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। उसके अंदर ओवीडी के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ होना चाहिए, उसके एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए और उसकी रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। ओवीडी के अंदर ये चीजें इंक्लूड होनी है, आपको उसके रिलेटेड ओवीडी उससे ऑब्टेन करना है। उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो भी प्रेस्क्राइब्ड है आप लेना चाहते हो उनसे ले सकते हो। उसके अलावा आधार के अंदर EKYC का हेल्प ली जाती है। EKYC भी एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक्सेप्ट करी जा सकती है, ठीक है। ये सेम पॉइंट वही है कि अगर एक ही प्रूफ आप देते हो ओवीडी जिसके अंदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है तो आपको एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। ये सेम वही जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि इनकेस चेंज ऑफ एड्रेस होता है तो आपको बताना है, हाँ। बट उसके अंदर एक चीज ये थी कि उसके अंदर हमने कहा था चेंज ऑफ एड्रेस होता है तो 6 महीने के अंदर इंटीमेट करना है। बट अगर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस में चेंज होता है कि जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है, तो उस केस के अंदर जो अगर कोरेस्पोंडेंस के एड्रेस में चेंज होता है उस केस के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 वीक्स के अंदर प्रोवाइड करनी है, ओके। नॉर्मल एड्रेस आपका चेंज होता है तो आपको 6 महीने के अंदर बताना है। एंड अगर आपका एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस के अंदर चेंज आता है तो आपको 2 हफ्तों के अंदर बैंक को बताना है, ओके। एंड वही बैंक को इंट्रोडक्शन पे इंसिस्ट नहीं करना, रेफरेंस के ऊपर इंसिस्ट नहीं करना जब आप नया अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाइड मेजर्स जो हम पढ़ के हैं कि सिंप्लीफाइड मेजर्स यूज किस किस केस में किए जा सकते हैं, किन किन चीजों को एज अ ओवीडी एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। बट ओवीडीज सिंप्लीफाइड मेजर्स किन किन केस में यूज किए जाते हैं, सिर्फ लो रिस्क कस्टमर्स के केस में यूज किए जा सकते हैं, ओके। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने डॉक्यूमेंट दिया उनकी सर्टिफाइड कॉपी एक्सेप्ट कर लो, देन वी विल से कि हमारे पास जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो आ गया। सिंप्लीफाइड प्रूफ ऑफ एड्रेस में सेम की सिंप्लीफाइड मेजर्स आप लगा सकते हो, सिर्फ किस में लगा सकते हो, लो रिस्क कस्टमर्स के अकाउंट में लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है स्मॉल अकाउंट्स। स्मॉल अकाउंट्स इज बेसिकली कि सपोज कोई पर्सन है वो जो केवाईसी नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो दे नहीं पा रहा है, तो उस केस में क्या है उस पर्सन का स्मॉल अकाउंट खोला जा सकता है। स्मॉल अकाउंट क्या होता है, स्मॉल अकाउंट के ऊपर कुछ कंडीशंस लगती हैं। सबसे पहले जो स्मॉल अकाउंट खोला जाएगा उसके अंदर
एक साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट नहीं आने चाहिए, ठीक है। एक महीने के अंदर उसमें एग्रीगेट विड्रॉल या ट्रांसफर 10,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और किसी भी टाइम पे उस अकाउंट का बैलेंस 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर स्मॉल अकाउंट इस इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल सेविंग अकाउंट कहा जाता है। तीन कंडीशंस क्या क्या है, पूरे साल के अंदर उसके अंदर क्रेडिट्स 1 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए, किसी भी टाइम पे पैसा 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक महीने के अंदर जो विड्रॉल या ट्रांसफर है वो 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमने अभी पढ़ा स्मॉल अकाउंट, इसको खोलने के प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो ये सिर्फ थंब प्रिंट या सिग्नेचर के बेसिस पे खोला जा सकता है। आपकी एक फोटो लगेगी, फोटो को सेल्फ असेस करोगे, उसके अपना अपना सिग्नेचर लगाओगे, सिग्नेचर नहीं करवा रहे तो अपना थंब प्रिंट लगाओगे, उसके बेसिस पे आपका क्या खोल दिया जाएगा, स्मॉल अकाउंट खोल दिया जाएगा। स्मॉल अकाउंट जब खोला जाएगा तो वो किसी ऑफिशियल की डेजिग्नेटेड ऑफिशियल के सामने खोला जाएगा, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो बंदा साइन कर रहा है, जो बंदा थंब प्रिंट लगा रहा है, उसी के नाम पे जो है अकाउंट खोला गया है, ठीक है। स्मॉल अकाउंट होगा वो कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंदर ही खोला जाएगा, ताकि ये चेक करा जा सके कि इनके अंदर ना तो कोई फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, ना कोई नया फॉरेन रेमिटेंस जा रही है, ओके। एंड सीबीएस में खोलने का बेनिफिट ये भी है, सीबीएस के अंदर हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमने लिमिट्स लगाई है 10,000 वाली, 1 लाख वाली और 50,000 वाली, उनका भी पालन किया जाए, वो भी सेटिस्फाई हो, ठीक है। स्मॉल अकाउंट्स पहले 12 महीने के लिए ऑपरेशन के अंदर आए जाते हैं। 12 महीने के अंदर आपको क्या, आपको सबसे पहले स्मॉल अकाउंट जो चलाने की परमिशन है वो 12 महीने तक दी जाती है, कि आप 12 महीने तक अकाउंटिंग 12 महीने तक फाइनेंशियल सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हो, अगर इन स्पाइट आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपको अगला वो 12 महीने और चलाना है तो आपको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो अगर तो आप ओवीडी प्रोवाइड कर दोगे तो आपका स्मॉल अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अगर आप ओवीडी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो आपको ये प्रोवाइड करना है कि हमने ओवीडी अप्लाई करा हुआ है बट अभी तक आया नहीं है। अगर आप इन दोनों में से एक भी चीज दे देते हो तो क्या होगा, 12 महीने का आपको और एक्सटेंशन मिल सकता है। बट अगर आप ना ओवीडी देते हो, ना आप ना आप प्रूफ देते हो कि आपने ओवीडी अप्लाई करा, तो आपका स्मॉल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही है कि फॉरेन रेमिटेंस इसके अंदर अलाउड नहीं होगी, और इसकी प्रॉपर क्या होगी, मॉनिटरिंग होती रहेगी ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कम से कम करा जा सके। फॉरेन रेमिटेंस अलाउड नहीं होगी, ओके। उसके बाद जब प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज होता है तो आपको 6 महीने के अंदर बताना है। ये था स्मॉल अकाउंट के बारे में। स्मॉल अकाउंट के ऊपर क्या लगती है, 3 कंडीशंस फॉलो कर देते हो तो आपका स्मॉल अकाउंट खोल दिया जाएगा। प्रोसीजर क्या है, आपको अपनी सेल्फ अटैच फोटोग्राफ देनी है, अपना सिग्नेचर करना है, आपका स्मॉल अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो अकाउंट ओपन होगा या सिग्नेचर्स होंगे वो किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने होंगे, कि जिस बंदे के नाम पे जो बंदा साइन कर रहा है उसी के नाम पे अकाउंट खोला गया। सीबीएस के अंदर ये अकाउंट खोला जाएगा ताकि अकाउंट को रेगुलरली मॉनिटर किया जा सके, फॉरेन रेमिटेंस ना हो, इस चीज को इंश्योर कर सके, जो इस पे लिमिट्स लगी हैं उस चीज को देखा जा सके कि लिमिट्स के अंदर रहते हुए ये अकाउंट अपना वर्क कर रहा है। पहले आपको 12 महीने दिए जाएंगे, अगले 12 महीने तक अगर आप चलाना चाहते हो तो आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि आपने ओवीडी अप्लाई करा हुआ है। अगर आप ओवीडी देते हो तो आपका नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप प्रूफ नहीं देते हो, ना प्रूफ देते हो ना ओवीडी देते हो, तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा, ओके। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस अगर आपका चेंज हो रहा है, आपको 6 महीने के अंदर बताना है। सेकंड, इन केस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स बेसिकली क्या होता है कि सपोज मैं अपने किसी रिलेटिव के पास रह रहा हूँ, तो मेरे पास खुद का कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने उस रिलेटिव का प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज कर सकता हूँ। बट मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं इस पर्सन का रिलेटिव हूँ और इस पर्सन का एड्रेस बेसिकली यूज कर रहा हूँ, तो रिलेटिव का प्रूफ ऑफ एड्रेस भी यूज करा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सपोज मेरा अकाउंट किसी एक बैंक में था, मैं अपने होम टाउन में था, मेरा अकाउंट अपने मेरे होम टाउन की ब्रांच में था, मैं शिफ्ट हो गया सपोज किसी और सिटी में, सपोज मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाता हूँ, तो मैं अपना चाहता हूँ कि जो मेरा अकाउंट है वो अपने होम टाउन से दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो जाए, तो उस केस के अंदर मुझे फ्रेश डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ मुझे क्या देनी है, सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, मेरा करंट एड्रेस ही है। उसके बेसिस पे मेरा क्या कर दिया जाएगा, अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड इसी के अंदर एक चीज आती है, सपोज मेरा ऑलरेडी अकाउंट बैंक के साथ एग्जिस्ट करता है, मैं चाहता हूं कि एक और अकाउंट में खुलवा लूं, उस केस में भी मुझे नए डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद सपोज जो कस्टमर है उसकी जो कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइज उसको करा गया है एज अ लो रिस्क कस्टमर, लो रिस्क कस्टमर है, एंड वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, एंड उसका रीजन भी जेन्युइन है। लो रिस्क कस्टमर है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं कर पा रहा है, रीजन दे रहा है, रीजन जेन्युइन रीजन है, तो क्या कर सकते हो, आप उसको 6 महीने का टाइम दे सकते हो कि आप तू 6 महीने और ले ले, 6 महीने के बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ केसेस ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर आइडेंटिटी, कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए थर्ड पार्टी का सहारा भी लिया जा सकता है। जब आप किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट देख रहे हो, थर्ड पार्टी का सहारा ले रहे हो, तो उसके अंदर ये आपने क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो जो भी थर्ड पार्टी है उसने क्या करी हो, क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस की फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कराओ। सेकंड, जो भी हमारा आ रही है, जो भी बैंक है वो सेटिस्फाई हो कि इन केस मुझे जिसके बेसिस पे
थर्ड पार्टी ने ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करी, आइडेंटिफाई करे, अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए और मैं उनसे मांगूंगा, वो टाइमली मुझे क्या कर दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी ये थर्ड पार्टी है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड होनी चाहिए, सुपरवाइज होनी चाहिए, मॉनिटर होनी चाहिए, ताकि जो क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस हैं, केवाईसी के प्रोसेस हैं, रिकॉर्ड कीपिंग जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्टी किसी ऐसी कंट्री में बेस नहीं होनी चाहिए जो कि हाई रिस्क कंट्री मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, अगर जो हमारी एजेंसी है, जो हमारी थर्ड पार्टी जो आइडेंटिफाई कर रही है, वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, तो पाकिस्तान हमारे लिए क्या हाई रिस्क एंटिटी है, हाई रिस्क कंट्री है, तो उसकी जो एंटिटी है हम उस पर क्या नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, तो हमें उस केस में थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं करना। ठीक है, उसके बाद एक ये पॉइंट है कि चाहे जो उसकी ड्यू डिलिजेंस है वो परफॉर्म कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी, बट उस केस में भी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो बैंक की ही होने वाली है। थर्ड पार्टी की सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है, सपोज मैं एक पर्सन हूं, मैं किसी और कंट्री के अंदर रहता हूं, तो उस कंट्री के अंदर मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, तो मुझे वहां की ही कोई रेगुलेटरी एजेंसी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, वो आता है थर्ड पार्टी का केस। उसके अंदर आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, इंश्योर करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंट्स ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर। नॉन फेस टू फेस कस्टमर बेसिकली मैं कस्टमर से फिजिकली नहीं मिल रहा हूँ, बट मैंने उसका अकाउंट खोलना है। ये जैसे डिजिटल बैंकिंग है, उसके अंदर ये चीजें वर्क करती हैं। लाइक सेम एग्जांपल, मैं बाहर की किसी कंट्री में रहता हूँ, सपोज मैं कनाडा में रहता हूँ, कनाडा का होकर मैं इंडिया के अंदर अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो मैं इंडिया तो आ नहीं रहा, बट मुझे इंडिया के अंदर बिजनेस करना है, पूछा तो इंडियन अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं बैंक का क्या हुआ, नॉन फेस टू फेस कस्टमर हूँ। ठीक है, उसके अंदर बैंक को कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके से लगानी है। सबसे पहले तो जैसे मैं अब कस्टमर मुझसे बैंक मुझसे मिल नहीं रहा, फिजिकली वेरिफिकेशन कुछ हो नहीं सकती, तो मेरे केस में क्या होगा, जो रिस्क होगा वो हायर होगा, तो उस केस में जो आपको पॉलिसीज लगानी है, प्रोसीजर लगानी है, ताकि रिस्क को कम किया जा सके, वो भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको जो भी मैं आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको आपको क्या करना है, सर्टिफाई करवाना है, सर्टिफिकेशन लेनी है उनकी। उसके बाद कोई भी आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। थर्ड, आप ये कर सकते हो, लाइक सपोज मैं कनाडा के अंदर हूँ, आप इंडिया के एक बैंक हो, तो आप ये कह सकते हो कि आप जो पैसा है वो कनाडा के बैंक से ट्रांसफर करो, इंडिया से पेमेंट मत करो, कनाडा के बैंक से ट्रांसफर करो। उससे क्या होगा, बेसिकली अगर मैं कनाडा के अंदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो कनाडा का जो बैंक होगा उसने मेरी बेसिकली क्या होगी, केवाईसी स्टैंडर्ड्स फॉलो, अपने केवाईसी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए मेरी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करी होगी, तो वो क्या होगा, एक एडिशनल बेस या एडिशनल हेल्प हो जाएगी फॉर द इंडियन बैंक, कि हाँ कि वहां के जो रेगुलेटर है उसने अपनी क्या करी है, केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करा है, तो वो भी आप एक चीज क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हुआ यही कि जो कनाडा का बैंक हो वो मेरे लिए थर्ड पार्टी हुआ, काइंड ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी के ऊपर ही रिलाई कर रहा हूँ। तो जब मैं थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी इंश्योर करना है कि जो थर्ड पार्टी है वो क्या हो, प्रॉपर रेगुलेटेड हो, सुपरवाइज्ड हो, और उसके अंदर जो केवाईसी सिस्टम है वो प्रॉपर होने चाहिए। सो दिस वाज इन केस ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर, जिनके साथ बैंक फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करने वाला है। उसके बाद प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी आए हुए हैं, वो इंडिया के अंदर बैंक खुलाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर है, इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज तो वो यूज करेंगे। तो फॉरेन स्टूडेंट्स, उनके पास इंडिया को भी प्रूफ तो होगा नहीं, क्योंकि वो फॉरेन से आए हुए हैं, तो वो किस तरीके से अपना बैंक अकाउंट इंडिया के अंदर खुलवा सकते हैं। सबसे पहले तो जो उनका अकाउंट खोला जाएगा उसको बोलेंगे नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट। वो किस बेसिस पे खोला जाएगा, जो पर्सन जो फॉरेन स्टूडेंट है उसके पास पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट के अंदर उसकी फोटो होगी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा, और उसका होम कंट्री का एड्रेस होगा। उसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, उसका नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट खोल लेंगे। उसके साथ साथ आप उसको एक लेटर भी देनी पड़ेगी, जैसे अब वो इंडिया के अंदर पढ़ने आए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पढ़ रहा होगा, तो उसकी भी उसको एक लेटर क्या करनी पड़ेगी, बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। तो अकाउंट खुलवाने के लिए उसको बेसिकली क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो उसको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, और जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है, उसको लेटर ऑफरिंग एडमिशन लेटर उसको सबमिट करवाना पड़ेगा कि हाँ वो जनरली एडमिशन के पर्पस के लिए ही कंट्री के अंदर आया है। ठीक है, उसके बाद अब वो इंडिया के अंदर आया, तो कोई इंडिया के अंदर रह भी रहा होगा, तो उसका कोई लोकल एड्रेस भी होगा। तो जब उसने अकाउंट खुलाया, अकाउंट खुलाने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि उसका जो लोकल एड्रेस है ये उसका करंट लोकल एड्रेस है। ठीक है, और बैंक की जिम्मेवारी क्या होगी कि वो लोकल एड्रेस को क्या करे, वेरीफाई करे। जो उसको 30 दिन का पीरियड दिया गया, जब तक उसने अपना लोकल एड्रेस वेरीफाई नहीं करवाया, तो ना तो उसके ऊपर कुछ लिमिट्स लग जाएंगी। लिमिट्स क्या क्या लगेंगी कि वो $1000 से ज्यादा फॉरेन की रेमिटेंस नहीं कर पाएगा, एंड 50,000 से ज्यादा की वो क्या नहीं कर पाएगा, विड्रॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, तो जो ये अकाउंट होगा, फिर उसको अगर उसने जब अपनी वो दे दी, क्या कहते हैं, प्रूफ दे दिया, प्रूफ ऑफ लोकल एड्रेस दे दिया, उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया, तो जो उसका अकाउंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल एनआरओ अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सपोज कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं, उनको अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आरबीआई से क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंट्रीज क्या है, हाई रिस्क कंट्रीज के अंदर आती है। सो फॉरेन स्टूडेंट के केस में क्या है, ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए आए हैं, वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसको बोलेंगे नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट। वो खोला किस पर जाएगा, उनके पासपोर्ट के बेसिस पे,
उनको अपना पासपोर्ट और उनको अपना एडमिशन लेटर सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद विद इन 30 डेज, अकाउंट खुलने के विद इन 30 डेज उनको डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके अंदर वो बताएंगे कि उनका लोकल एड्रेस क्या है। एंड जब तक वो अपना लोकल एड्रेस नहीं देते हैं, उनके ऊपर कुछ लिमिट्स लगा दी जाएंगी। लिमिट्स क्या लगेंगी कि वो $1000 से ज्यादा की फॉरेन रेमिटेंस नहीं कर सकते और 50,000 से ज्यादा का मंथली विड्रॉल नहीं कर सकते। जब वो अपनी डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर देंगे तो उनका अकाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनआरओ अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं, उनको अपना अकाउंट खुलवाने से पहले आरबीआई से क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो अगला अकाउंट हमारे पास आता है अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, जिसको पीईपीज बोलेंगे हम शॉर्ट के अंदर, कि अगर कोई भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, उसका अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जो हमें क्या है फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले पीईपीज कौन होते हैं, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन कौन होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जो कि जिनको या तो कोई पब्लिक फंक्शन दिया गया हो फॉरेन कंट्री के अंदर, या वो किसी चीज को गवर्न कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ स्टेट्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, सीनियर पॉलिटिशियंस हो गए, सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स हो गए, मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए, ये पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस कंट्री का पीएम, प्रेसिडेंट, किसी और कंट्री का पीएम, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, तो वो क्या होंगे, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन होंगे। तो वो भी क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उनके अकाउंट किस तरीके से खोले जाएंगे, हम उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई पार्टीज होंगी, ऐसा कोई कस्टमर होगा इस पीपी कैटेगरीज के अंदर, तो उनके अकाउंट्स खोलते टाइम हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा कलेक्ट करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग वो पॉलिटिकली एक्सपोज ना हो सकता, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो, तो उनके हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, ऑब्टेन करनी पड़ेगी। उसके अलावा सबसे पहले उनकी इन्फॉर्मेशन लो कि वो बंदा कौन है, और जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करो। उसके बाद वो पैसे जमा कराएगा, पैसे आए कहाँ से, ये तो नहीं है कि वो ब्लैक मनी हो, अपने कंट्री से इंडिया के अंदर शिफ्ट कर रहा हो, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ फंड भी आपको क्या करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। पीईपी का अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना, वो कौन डिसाइड करेगा, सीनियर लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। ओके। उसके बाद जो पीईपी का सपोज आपने अकाउंट खोल लिया, अकाउंट की आपने क्या करनी है, टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करनी है, मॉनिटरिंग उसकी करती रहनी है। पीईपी के साथ साथ उनकी जो फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं, उनके भी आपने अकाउंट्स खोलते टाइम ये सेम प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। सिर्फ पीईपी में लगेंगे, हो सकता है कि आपने पीईपी को अकाउंट नहीं खोलना दिया, वो अपने किसी रिलेटिव का अकाउंट खुलवा दे, किसी फ्रेंड का अकाउंट खुलवा दे, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नॉर्म्स को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है। एंड सपोज ये तो केस हुआ कि कोई पीईपी था, वही अकाउंट खोलने आ रहा है। सपोज आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, एग्जिस्टिंग कोई बेनिफिशियल ओनर था, वो बाद में पीईपी बन गया, बाद में पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन बन गया, तो उस केस में सीनियर मैनेजमेंट की अब हमें अप्रूवल चाहिए कि हमने इस पर्सन को फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, नहीं करनी है, वो या उसको बंद कर, अकाउंट्स को क्या कर देना, क्लोज कर देना। उस चीज पे उसका हमें क्या करना है, सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना है। ओके। उसके बाद इन पीईपी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे, उन अकाउंट्स पर रिस्क एसोसिएटेड होंगे। रिस्क एसोसिएट करने के लिए बैंक के पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होने चाहिए। सो दिस वाज अबाउट इंडिविजुअल अकाउंट्स। इंडिविजुअल अकाउंट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या चीजें उनमें हो सकती है, क्या क्या नॉर्म्स हमने फॉलो करने, हमने वो चीज देखा। ओके। नेक्स्ट इज अकाउंट ऑफ नॉन इंडिविजुअल्स। नॉन इंडिविजुअल्स मतलब कि कंपनीज हो सकती हैं, ट्रस्ट हो सकती हैं, उनके अकाउंट्स देखते हुए हमें क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है। सबसे पहले नॉन इंडिविजुअल्स के अंदर कौन कौन से उन्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। सबसे पहले उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी एग्जिस्टेंस के, उनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, और उनके कौन पर्सन उनको कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उनको वो क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कंपनी के केस में उनको क्या करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन लेटर होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगी कि डायरेक्टर्स कौन है, कौन उनको कंट्रोल कर रहा है। ओके। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के बारे में उनको बताना। सो दिस वाज की आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है। जो ये अकाउंट्स होंगे, इन अकाउंट्स के टाइम पे बैंक्स को क्या करना है, अपनी विजिलेंट रखना है, इन चीजों पे उनको ज्यादा ध्यान देना है। रीजन बीइंग कई बार क्या होता है, पर्सन्स क्या करते हैं, शेल कंपनीज बनाते हैं। शेल कंपनीज बेसिकली कि ऐसी कंपनी जिनको ट्रैक करना, जिनका कोई एसेट्स को डायरेक्ट ओनर नहीं होता, जस्ट ट्रांजेक्शंस को घुमाया जाता है ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज को कम से कम करा जा सके। तो जो कंपनीज वगैरह ऐसे टूल्स इस तरीके से यूज करे जाते हैं, तो इसलिए इन केसेस के अंदर बैंक को क्या करना है, स्पेशल ध्यान देना है। ठीक है। तो बैंक्स को अपने प्रॉपर मेजर्स देखने हैं ताकि जो भी अकाउंट्स हैं उनकी सर्कमवेंशन ना हो सके, जो भी नॉर्म्स है उनकी सर्कमवेंशन ना हो सके। ठीक है। कोई भी कंसर्न है जो प्रोप्राइटरी कंसर्न है, प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब जो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, इंडिविजुअल्स एज अ कस्टमर अलग होते हैं, उनके द्वारा जो एंटिटीज होती हैं, लाइक अकाउंटिंग के अंदर एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, की बिजनेस एंड बिजनेस करने वाला पर्सन जो उसका ओनर है, वो दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। सेम तो कस्टमर जो बिजनेस करने वाला पर्सन हुआ, जो ओनर हुआ, वो एक अलग कस्टमर हुआ, जो उसका बिजनेस हुआ वो अलग कस्टमर हुआ, जिसको हम बोलेंगे प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटरी कंसर्न के केस में टू एंटिटी प्रूफ्स लेने हैं।
वो प्रूफ्स क्या क्या है वो हम आगे डिस्कस करने वाला है। टू एंटिटी प्रूफ्स लेने हैं, एंड इन केस आप टू एंटिटी प्रूफ्स ना लेके कहीं डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो डिस्क्रिप्शन क्यों दी गई है उसका जो रीजन है वो क्या होना चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है कि अकाउंट्स डायरेक्ट ना खुल के इंटरमीडिएटरीज के थ्रू अकाउंट्स खोले जाते हैं। इन केस अकाउंट जो है इंटरमीडिएटरीज ने खोले हैं तो उस केस में इंटरमीडिएटरीज को ये बताना है कि उन अकाउंट्स का बेनिफिशियल ओनर कौन है। चाहे उनके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बट बेनिफिशियल ओनर को उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इन केस जो बैंक है जैसे इंटरमीडिएट के केस के अंदर क्या हुआ, बैंक किसके ऊपर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के लिए किसके ऊपर बेस हुआ, इंटरमीडिएट के ऊपर। तो उस केस में बैंक को ये इंश्योर करना है जो भी इंटरमीडिएट था उसने केवाईसी सिस्टम को, केवाईसी नॉर्म्स को क्या करा है, प्रॉपरली फॉलो करा है। उसके बाद ट्रस्ट के केस के अंदर जो भी पर्सन जिसके बिहाफ के ऊपर ट्रस्ट एक्ट कर रही है उसके आपको क्या करना है, एविडेंस प्रोवाइड करना है। फाउंडेशंस के अंदर कि जो भी ट्रस्ट का फाउंडर हुआ, मैनेजर हुआ, डायरेक्टर हुआ, जो भी एक्चुअल बेनिफिशियरी हुआ उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, सो दिस वाज की नॉन इंडिविजुअल्स के केस में आपको किस किस तरीके से कस्टमर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑब्टेन करने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस की जो हमने अभी ऊपर केसेस पढ़े उस केसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने लेने हैं। अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस वाले जो हम सारी चीजें पढ़ के आए हैं और वो सारी चीजें यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं। सिंप्लीफाइड मेजर्स इन केस ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सिंप्लीफाइड मेजर इन केस ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारा सेम है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ कंपनी, जब कंपनीज के अकाउंट खोलेंगे तो उसके अंदर हमें उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो भी जिसके बारे में भी बात करी, उसके बाद कंपनीज के एमओएस, एओएस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद कौन कौन से डायरेक्टर्स को पावर ऑफ अटर्नी दी गई है उसका बोर्ड रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। पार्टनरशिप फॉर्म्स के केस में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया या पार्टनरशिप डीड होगी। उसके बाद कौन पर्सन है जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, किसको पीओए बनाया गया, किसको अटर्नी बनाया गया, उसका आपको लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। ट्रस्ट के केस के अंदर आपको ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड और कौन पर्सन जो है पावर ऑफ अटर्नी होल्ड करता है उसके बारे में आपको जो भी उसका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो जो तो इनकॉर्पोरेट होगी वो तो इन केस के अंदर आएगी, ट्रस्ट बन जाएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगी। जो रजिस्टर्ड नहीं हुई उनको क्या बोलेंगे, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। उसके अंदर आपको कि मैनेजिंग बॉडी कौन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कौन है, जो भी मतलब बेसिकली उस एंटिटी को कौन कंट्रोल करना है आपको वो बताना है। सेकंड, पावर ऑफ अटर्नी किसके पास है, कि जो भी डिसीजन है, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी बेसिकली कौन है आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, कौन ट्रांजेक्शन्स कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन आपको उसके बारे में बताना है। उसके बाद कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे जो लीगल एग्जिस्टेंस है ऑफ द एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वो वेरीफाई कर सके आपको लीगल डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना है। उसके बाद बात आती है काउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कि ऐसी कंसर्न जो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं उस केस में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। आपको जो भी प्रूफ देने हैं वो किस किस के रिलेटेड देने हैं, रिलेटेड टू देयर नेम, एड्रेस एंड जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके रिलेटेड आपको प्रूफ्स देने हैं। तो अब हमने देखा था प्रोपर्टी कंसर्न के केस में हमने क्या लेने हैं, टू प्रूफ्स लेने हैं। टू प्रूफ्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो सकता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई भी सर्टिफिकेशन हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, सेल्स या इनकम टैक्स रिटर्न्स हो सकती हैं, सीएसटी वैट सर्टिफिकेट हो सकता है, जीएसटी सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। ओके, तो जो भी ये लिस्ट दी गई है इसके अंदर से हमने क्या करना है, कोई भी दो डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ नेम या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उनसे ले लेने हैं। ठीक है, अगली बात आती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के केस में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के केस में जो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं उसको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ओके, सबसे पहले कैटेगरीज देख लेते हैं। कैटेगरी 1 में कौन आता है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। उनको हमने कहा रखा है कैटेगरी 1 में रखा है कि किसी और देश की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो उसको हम कैटेगरी 1 का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं। कैटेगरी 2 के अंदर वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो बेसिकली रेगुलेटेड होते हैं। उसके अंदर कौन हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कोई बैंक्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। और ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर जो पीआईएस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं बट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर कवर नहीं होते, उनको हम कहाँ कवर करते हैं, कैटेगरी 3 के अंदर कवर करते हैं। तो उनके लिए अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जल्दी जल्दी वो देख लेते हैं। एंटिटी लेवल मतलब जो भी एंटिटी होगी उसके बेसिस पे उनके अंदर जो भी उसका कंस्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स है लाइक एमओएस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो आपको तीनों कैटेगरीज के अंदर प्रोवाइड कराना है। वो तीनों कैटेगरीज के अंदर मैंडेटरी है। प्रूफ ऑफ एड्रेस तीनों कैटेगरीज के अंदर मैंडेटरी है। आपको पीओए भी प्रोवाइड कराना है कि कौन सा पर्सन है, जो पावर ऑफ अटर्नी भी प्रोवाइड कराना है जिसके अंदर ये प्रॉपरली मेंशन हो कि जो एड्रेस प्रूफ है वो कौन सा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, पैन कार्ड तीनों के केस में मैंडेटरी है। फाइनेंशियल डाटा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को नहीं चाहिए, कैटेगरी 3 को चाहिए। तो स्टार लगा हुआ है यहाँ, स्टार ये इंडिकेट करता है कि एग्जम्प्टेड तो है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप। हाँ, बट बाद में ये चीजें उनसे क्या करी जा सकती है, डिमांड करी जा सकती है। ठीक है, जो भी बंदा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, तो वो भी क्या है, तीनों केस के अंदर मैंडेटरी है।
ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन इसके फर्स्ट केस में एग्जम्प्टेड है, बाकी दोनों कैटेगरीज के अंदर ये क्या चीज है, मैंडेटरी है। तो ये तो हुआ एंटिटी लेवल पे, बेसिकली सपोज कंपनी इन्वेस्ट करे वो कंपनी लेवल के। उसके बाद जो उनकी आगे सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट को कौन कौन सी चीजें लेनी है, कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करनी है केवाईसी डॉक्यूमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सीनियर मैनेजर में सबसे पहले कौन कौन आता है, होल्डर डायरेक्टर्स आ सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, ट्रस्टीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो है कौन कौन, उसकी आपको लिस्ट तीनों के इसके अंदर प्रोवाइड करनी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पहली दो कैटेगरीज के अंदर एग्जम्प्टेड है, सेकंड के अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी है ऑन द लेटर हेड कि कौन कौन बंदा है, उसकी क्या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हम क्या उनसे लेने वाले हैं, उनकी फोटो भी उसके ऊपर होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस भी पहले दो केस में एग्जम्प्ट है एंड इस पार्ट के अंदर कवर हो जाती है। फोटोग्राफ्स भी इसी पार्ट के अंदर कवर हो जाती है। ओके बात, ओके। सो ये हुआ सीनियर मैनेजमेंट के बारे में। अब वो ऑथराइज सिग्नेटरी, उसकी भी तीन कैटेगरीज के अंदर सेम है। लिस्ट एंड सिग्नेटरीज तीनों कैटेगरीज के अंदर क्या है, मैंडेटरी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सिर्फ थर्ड कैटेगरीज के अंदर मैंडेटरी है, पहले दो कैटेगरीज में क्या की गई है, एग्जम्प्ट की गई है। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको क्या करनी है, डिक्लेरेशन दे देनी है। फोटोग्राफ ऑथराइज सिग्नेटरी की तीनों केसेस के अंदर क्या है, एग्जम्प्ट है। ओके बाद अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पहली कैटेगरीज के अंदर क्या है, एग्जम्प्ट है, जिसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट है क्योंकि वो गवर्नमेंट ही होने वाली है। सेकंड और थर्ड कैटेगरीज में क्या है, वो चीज मैंडेटरी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अगर आप लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ना आपको उसकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी है, ना प्रूफ ऑफ एड्रेस देनी है, ना आपको प्रूफ ऑफ फोटोग्राफ देनी है उनकी। ओके, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कैटेगरीज 2 में क्या है, एग्जम्प्ट है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी एग्जम्प्ट है और फोटोग्राफ भी एग्जम्प्ट है। ये सब चीजें आपको कहां प्रोवाइड करनी है, सिर्फ थर्ड कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करनी है कि जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है वो कौन है। ठीक है, सो ये हुआ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो अपने डिफरेंट केसेस में देने हैं। उसके बाद जो बात आती है वो बात आती है बेनिफिशियल ओनरशिप की, कि बेसिकली बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ। ठीक है, तो बैंक्स को क्या करना है, हर अपनी कैटेगरी ऑफ कस्टमर के लिए उनका बेनिफिशियल ओनर पता लगाना है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, और उसके आइडेंटिटी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, कंपनी के केस में बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, कोई भी ऐसा नेचुरल पर्सन जो बेसिकली क्या कर रहा है, या तो ओनरशिप कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट उसका है, या वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा पर्सन जिसका या तो कैपिटल के अंदर या प्रॉफिट्स के अंदर क्या हो 25% से ज्यादा शेयर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो उसका क्या है, बेनिफिशियल ओनर है। सेकंड, उसके पास हो सकता है शेयर ना हो, बट वो उसकी सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स क्या होंगे या पॉलिसीज क्या होंगी उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, उस पर्सन को उस एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, वो पर्सन कंपनी का क्या है, बेनिफिशियल ओनर है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा नेचुरल पर्सन, चाहे अकेला चाहे मिला के, उसके पास क्या हो 15% से ज्यादा कैपिटल का या प्रॉफिट का हिस्सा हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो पार्टनरशिप का क्या है, बेनिफिशियल ओनर है। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसा पर्सन जिसके, ऐसा नेचुरल पर्सन जो अकेला या कुछ लोगों को मिला के जिसके पास 15% ऑफ प्रॉपर्टी का, कैपिटल का या प्रॉफिट का शेयर हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि उसका कि वो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का क्या है, बेनिफिशियल ओनर है। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या दी गई है, जो ट्रस्ट और पार्टनरशिप जो रजिस्टर नहीं हो पाई है वो क्या बन जाती है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाती है। एंड इन केस ऑफ ABC, मतलब कंपनी के केस में, पार्टनरशिप के केस में, या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि नेचुरल पर्सन कौन है, नेचुरल पर्सन कोई है ही नहीं, तो उस केस में जो भी सीनियर मैनेजिंग लेवल का बंदा होगा वो क्या बन जाएगा, बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रस्ट के केस में ऐसा कोई भी पर्सन जो ऑथर या ट्रस्टी जिसका 15% से ज्यादा क्या हो, इंटरेस्ट हो इन द ट्रस्ट, तो वो क्या बन जाएगा, उस ट्रस्ट का बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। उसके बाद लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी के अंदर शेयर, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। रीजन बीइंग, लिस्टेड कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर है वो मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसके अंदर आप क्या डायरेक्ट बेनिफिशियल ओनर नहीं बना सकते, तो उस केस के अंदर बेनिफिशियल ओनर नहीं बनाया जाता, बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती। ओके, सो दिस वाज अबाउट कि बेनिफिशियल ओनर्स कौन कौन हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स एंड गिफ्ट कार्ड्स। जब इनमें से भी हम कोई प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो इन प्रोडक्ट्स को इशू करते वक्त भी हमने क्या करना है, केवाईसी प्रोसीजर को टाइमली फॉलो करना है, केवाईसी प्रोसीजर्स को गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को इशू करना है। ठीक है, जनरली ये प्रोडक्ट्स हैं वो किसके थ्रू इशू किए जाते हैं, एजेंट्स के थ्रू इशू किया जाता है। लाइक एजेंट्स आते हैं, वो मार्केट करते हैं प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट आया, आप जैसे लाइक क्रेडिट कार्ड्स के हमें कॉल आते हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। तो जो ये एजेंट्स हैं, एजेंट्स को भी इंश्योर करना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते टाइम पे जिन भी कस्टमर्स को बेच रहे हैं तो उनकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस की जाए और प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आवर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो देखा। उसके बाद हम मूव हुए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ CDD। CDD किस तरीके से किया जाता है, CDD इन केस ऑफ
इंडिविजुअल अकाउंट्स, नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स, और उनसे हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और किस तरीके से हमने बेनिफिशियल ओनर को एस्टेब्लिश करना है। एंड उसके बाद जब हम कुछ नए प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस केस में केवाईसी नॉर्म्स को किस तरीके से फॉलो करना है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।